को जयपुर दूरदर्शन ने अपने जीवन काल का 1 दशक सफलतापूर्वक पूरा किया है और 11वें वर्ष में प्रवेश किया है, तो क्यों न तालियों की गड़गड़ाहट से जयपुर दूरदर्शन के एक लंबे और सार्थक जीवन की कामना करते हुए हम अपने कार्यक्रम का श्री गणेश करें। मित्रों, पिछले दशक में जयपुर दूरदर्शन पर अनेक महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, बिंदुओं पर महत्वपूर्ण चर्चाओं की प्रस्तुति हुई है। इसी क्रम में आज हमने विवाह के बदलते परिदृश्य पर एक खुली बातचीत का आयोजन किया है। विवाह और एक सफल विवाह प्रत्येक नर नारी का स्वप्न होता है। विवाह क्यों सफल होते हैं और विवाह क्यों कर टूटते हैं, इन प्रश्नों को ढूंढने के लिए निश्चित रूप से गहन बातचीत, एक गहन विषय वस्तु की आवश्यकता है। विवाह की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि नर और नारी, यानी कि स्त्री और पुरुष या पति और पत्नी आपस में परस्पर किस तरह से एक समझदारी का, एक अंडरस्टैंडिंग का रोल प्ले करते हैं, एक भूमिका प्ले करते हैं। इस आयोजन के लिए हमने स्टूडियो में कुछ विशिष्ट मेहमानों को आमंत्रित किया है। आइए कार्यक्रम की शुरुआत से पहले उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। सबसे पहले मिलते हैं खूबसूरत डॉक्टर दंपति से। आपका एक अरेंज्ड या तयशुदा विवाह है, तो मिलिए डॉक्टर राहुल और डॉक्टर शैलजा अग्रवाल से। हमारी दूसरी जुगल जोड़ी है एक इंजीनियर दंपति, एक इंजीनियर कपल का, जिनका विवाह प्रेम विवाह है। लंबी दुल्हन, छोटा दूल्हा, प्रेम हुआ, शादी हुई, परिवारों की स्वीकृति की परवाह किए बिना दोनों पिछले 4 वर्षों से एक दूसरे। How could I forget such an important... अब मैं चाहूंगी कि दर्शकगण एक ऐसे परिवार से उनको मिलाना चाहूंगी जो विशिष्ट है, जिन्होंने समाज के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। मिलते हैं श्री आरसी अग्रवाल, आपकी धर्मपत्नी श्रीमती अग्रवाल और आपकी पुत्र वधू श्रीमती कीर्ति अग्रवाल से। आरसी अग्रवाल साहब एक ऐसे ससुर हैं और उनकी धर्मपत्नी एक ऐसा उदाहरण उन्होंने पेश किया है जहां पुत्र वधू को उन्होंने सीने से लगाया है, उसको जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है, उसे सहारा दिया है, उसे शरण दी है और इस बात की उन्होंने परवाह नहीं की कि सारी स्थितियां या परिस्थितियां के अनुकूल हैं या नहीं हैं। दोस्तों, चर्चा को सार्थक मुकाम देने के लिए हमने कुछ विषय विशेषज्ञों को, सम्मानित मेहमानों को भी स्टूडियो में आमंत्रित किया है, तो आइए क्यों ना उनसे भी हम परिचित हो लें। स्वागत करते हैं नारी उत्थान के लिए समर्पित और महारानी कॉलेज की प्रिंसिपल प्रोफेसर पवन सुराना का। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त समाज वैज्ञानिक प्रोफेसर एनके सिंघी साहब का। अभिवादन करना चाहेंगे देश के जाने माने चिकित्सक और शिक्षाविद डॉक्टर रामेश्वर शर्मा साहब का। और अंत में जयपुर के प्रतिष्ठित वकील और परिवार परामर्श केंद्र चलाने वाली सुश्री भारती चतुर्वेदी का। और हृदय से आभार प्रकट करना चाहूंगी, स्वागत करना चाहूंगी अपने प्रिय, अपने जागरूक और संस्कारी दर्शक गणों का, जिनके सहायता के बिना किसी भी कार्यक्रम को सफल नहीं बनाया जा सकता है। तो क्यों ना हम चर्चा को प्रारंभ करें और सबसे पहले हम मुखातिब हों डॉक्टर दंपति से। डॉक्टर साहब, आपका विवाह तयशुदा या अरेंज्ड विवाह है, तो बिल्कुल संक्षेप में पहले मेरे दर्शक मित्र ये जानना चाहेंगे कि कैसे तय हुआ ये विवाह। ये लगता कल की सी बात है। 1984 में जब हम MS सर्जरी की तैयारी कर रहे थे, तो हमारे और हमारी पत्नी के जो एक कॉमन डॉक्टर मित्र हैं, तो उन्होंने एक दिन चर्चा कर दी जब पढ़ रहे थे कमरे में कि बंधुवर, आपके लिए बिल्कुल एक उपयुक्त कन्या हमारे दिमाग में है और हमारे परिवार ही परिचित है। तो मैंने कहा पढ़ाई खत्म हो जाए फिर देखेंगे। उन्होंने उधर भी जाके चर्चा कर दी। अब जैसे लड़की के माता पिता को चिंता रहती है, तो समाओ उनके घर हमारी पहली मुलाकात हुई। डॉक्टर जो मित्र थे, और उन्होंने फिर हमें कुछ समय के लिए बोला, आप दोनों डॉक्टर हैं, देख लीजिए आपका समझ में बैठ सकता है कि नहीं। तो हमें बाद में बताया उन्होंने कि 2 घंटे हो गए छोड़ा, तो उसमें 1 घंटा शायद 55 मिनट मैं बोला हूँगा और 5 मिनट हमारी जो पत्नी है वो बोली होंगी। तो शैलजा जी से पूछे, कितने वर्षों से आप राहुल जी को झेल रही हैं, साथ निभा रही हैं?
कितने वर्ष हो गए आपकी शादी? टू बी प्रिसाइज 12 साल हो गए सर। पर पर उसे झेलना तो नहीं कहूंगी मैं, 12 साथ साल निभा रहे हैं। हाँ निभा रहे हैं। क्या आप अपने विवाह को सफल विवाह मानते हैं? सफल की क्या संज्ञा है, मैं तो शायद उससे भी बात करता है। वो जरूरी नहीं है आदमी को, वो चाहे पढ़ाई में हो, कहीं पे भी, परिवार में हो, बीवी के तहत हो, वो मिल जाए। पर जो कुछ मैंने चाहा, जैसे चाहा वो सब, मतलब आपने भी कॉम्प्रोमाइज किया? नहीं, जो मैंने चाहा वो सब मिला मुझे। क्यों ना शिप्रा हम समाज वैज्ञानिक रूप से सिंघी से इस सवाल को पूछें कि हैप्पीनेस के या सुख के या सफलता के आखिर मापदंड क्या हैं? एक तो आपने बात कही थी कि जैसे कि लड़की के माता पिता को चिंता रहती है, और जिस भाव से आपने बात कही थी मुझे लगा कि कहीं रिलेशनशिप ऑफ डोमिनेशन में पुरुष प्रधान जो हमारा समाज है उसमें ये बात परिलक्षित हो रही थी कि भाई उनको चिंता थी और आपको उतनी चिंता नहीं थी। एक बात तो ये। दूसरी बात आपने कही कि 55 मिनट मैं बोला और 5 मिनट ये बोली, वहीं से लगता है कि वहां भी आपकी रिलेशनशिप ऑफ डोमिनेशन में आपने झलकाने का प्रयास किया कि मैं तो बहुत बोला और ये 5 मिनट बोली। मैं केवल इसलिए कह रहा हूं कि ये हमारे जो समाज की व्यवस्था है उस व्यवस्था के अंतर्गत हमारे जो मानसिक बिंब बन गए हैं कि वह तो कम बोलेगी मैं अधिक बोलूंगा, वह अधिक एडजस्ट करेगी मैं अधिक एडजस्ट करूंगा। अगर ये सारे आयाम हमारे दिमाग में हैं तो सफलता का सारा श्रेय इनको जाएगा, आपको नहीं। इसलिए कि इन्होंने अपना घर छोड़ा और आपको वह सब दिया जिसको आप सफल मान रहे हैं, जिसके अंतर्गत आपकी संभाल है, बच्चों की संभाल है, सास ससुर की संभाल है, या अभिव्यक्ति है अपने प्रेम की, आपके मित्रों से सामंजस्य है। वो जो सफलता के आयामों का सारा श्रेय शैलजा जी को जाता है, राहुल जी को कम। मैं ये प्रश्न भी उठा रहा हूँ और उत्तर भी दे रहा हूँ। हाँ, जाएगा। क्यों ना मैं इस प्रश्न को डॉक्टर रामेश्वर साहब दूसरे, क्योंकि कुछ यहाँ पर अविवाहित नवयुवक और नवयुवतियां बैठे हैं, वो जरूर इस सफल वैवाहिक जीवन के कुछ राज को जानना चाहते हैं ताकि भविष्य को वो अपना सुधार सकें। डॉक्टर साहब, ऐसा है कि सफलता की कुंजी पुरुष और महिला दोनों पर रहती है। सफलता के आयाम एक दूसरे की समझ, एक दूसरे के आदर, सद्भावना और नैतिक मूल्यों को आधार बनाकर किया जाए। कहीं पर भी एक दूसरे के साथ बातचीत में शेयर करने वाली भावना हो, बजाय इसके कि आधिपत्य वाली भावना हो। और जब आपके लिए वो संलग्न हो, पत्नी, जैसा मेरा अनुभव है, तो मुझे लगता है कि उन्हीं के द्वारा मेरा सब कुछ जीवन बना। वास्तविकता भी ये है, यदि कोई निर्णय लेने पड़ते हैं तो साथ लिए जाएं। आगे बढ़ने के लिए जब विचार किया जाए कि किधर जाना है तो निर्णय साथ लिए जाएं। और मैं ये समझता हूं कि परिपक्वता इस बात में है कि आपके धन वैभव नहीं हो, लेकिन परिवार ऐसा हो जो आदर्श परिवार बने। तो मैं उस आदर्श परिवार की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। और जो अभी अविवाहित हैं उस पर ध्यान दें कि अपने स्वयं के बजाय अपने परिवार या अपने स्त्री और बच्चों को यदि होंगे, उस परिवार को बढ़ाने के लिए, उसको साथ लेकर चलने के लिए कैसे किया जाए, ये विचार करें। ये आपने बिल्कुल सही फरमाया। जैसे मैंने कहा कि जो कुछ मैंने चाहा मुझे मिला, पर अगर सफलता के आधार पर अगर अपन जीवन को या अपने परिवार को रखना चाहेंगे तो उसमें अपन को ये भी विश्लेषण करना पड़ेगा, जैसे मैंने किया। जैसे मैं कहता हूँ हम सफल दंपत्ति हैं कि मैंने चाहा वो मुझे मिला, पर पत्नी की या बच्चों से मेरी जो अपेक्षा थी उसमें मैं खरा उतरा कि नहीं उतरा। तो वो उसका मूल्यांकन करके अगर वो आप सही ढंग से करेंगे तो ही अपन उसको सफल विवाह कह पाएंगे। और उस हिसाब से मैं विचित्र सोचता हूँ बात है सफल। कि ये समझ में नहीं आता, तभी तो कुछ विवाह बिना किसी प्रयास के ही सफल होते नजर आते हैं, और कुछ विवाहों में अपनी जीवन ऊर्जा पूरी खपाने के बाद भी वो टूटते चले जाते हैं। तो विवाह क्यों टूटते हैं और क्यों सफल होते हैं, शायद एक रहस्य है और रहस्य रहेगा। इससे पहले मैं दूसरे जोड़े से मुखातिब होना चाहूंगी। विवेक जी, ऋतु जी काफी शांत नजर आ रहे हैं। आपका परिचय, प्रेम और फिर विवाह सूत्र के बारे में संक्षेप में बताएं। हमारा परिचय तो कॉलेज में ही हुआ था, जब मैं सेकेंड ईयर में था और शी वाज स्टार्टिंग इन फर्स्ट ईयर। तो बस इट वाज एक्सीडेंटल, वी हैड अ फीलिंग ऑफ फन, जैसा कि कॉलेज में होता है, और उसी कंटेक्स्ट में हम लोग का आपस में दोस्ती हुई थी। एंड फाइनली इट टर्न्ड आउट इन लव एट फर्स्ट साइट, क्या पहली नजर में प्यार हो गया? हाँ, कुछ ऐसे ही समझ लीजिए। Vinita Chanwar from Center for Development Communication. I have a question for Vivek ji.
आपने जस्ट टू गेट योर लव, टू गेट मैरिड टू योर लव, यू लेफ्ट योर पेरेंट्स। क्या आपने ये जरूरत नहीं समझी कि उनको कन्विंस करने के लिए अगर आप थोड़ा टाइम और देते तो आपकी शादी में आपको ज्यादा मजा आता? और एक और क्वेश्चन जो ऋतु जी से है कि जो विवेक जी ने किया वो क्या वो विवेक जी के लिए कर सकती थी, अपने पेरेंट्स को छोड़ सकती थी? देखिए, बेसिक जो चीज़ है कि आई एम एन इजी गोइंग मैन। वैसे ही लाइफ में इतने सारे कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, तो और दूसरा आई एम फर्म बिलीवर इन डेस्टिनी। जो आपके डेस्टिनी में लिखा है वो होगा, तो वन शुड नॉट रियली थिंक मच अबाउट इट। एंड मैंने सच में कभी सोचा नहीं ज़्यादा। ये मुझे लगता है परंपरा और आधुनिकता का कोई टकराव है। जब संयुक्त परिवार में आप रहते हैं और सबकी रजामंदी नहीं होती, दिल आपका कुछ और चाहता है। प्रोफेसर पवन सुरानी से मुखातिब होना चाहूंगी, जब ऐसा अवसर आता है कि परिवार सहमति नहीं देता और दिल आपके मिल जाते हैं, तो क्या स्थितियां, किस तरह से स्थिति से निपटा जा सकता है? प्रेम विवाह के प्रसंग में मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर दो व्यक्तियों की आपस में समझ अच्छी पैदा हो गई है, उसके लिए समय चाहिए। वो 5-6 महीने में नहीं हो सकता। जैसा कि आपने साथ साथ पढ़ा तो उससे आप एक दूसरे को समझने लग गए, लेकिन उस समझ के पैदा होने के बाद ये देखा जाना आवश्यक है दोनों की तरफ से, माँ बाप और लड़के की तरफ से, लड़की की तरफ से भी, कि क्या हम अपने माँ बाप और को भी के मन में भी ये समझ पैदा कर सकते हैं कि हम दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, तो वो विवाह की स्वीकृति देते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि भारतीय परिवेश यूरोपीय परिवेश नहीं है। इस परिवेश में विवाह अधिकतर सामाजिक विवाह जो है वो परिवार के अंदर होते हैं। विवाह एक व्यक्ति से तो होता है, लेकिन उसके संबंध विवाह होने से सब परिवार के सदस्यों से स्थापित होते हैं, और उसका आनंद, साथ रहने का और जिम्मेवारियां और आनंद दोनों को अगर आपको भोगना है तो समझ पैदा करना आवश्यक है। कभी कभी लेकिन परिस्थितियां ऐसी होती है कि माँ बाप बहुत अधिक रूढ़िवादी हैं और वो देख ही नहीं रहे कि बच्चे क्या चाहते हैं, तब ये मजबूरी हो सकती है कि उनकी बिना आज्ञा के भी शादी हो जाए। लेकिन उस समय ये आवश्यक है कि जब माँ बाप को जरूरत पड़े, एक सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था है, तो लड़के की और बहू की या लड़की की ये जिम्मेदारी भी है कि वो माँ बाप का ध्यान रखे। ऐसा समय भी आएगा जब आपको उनको देखने की आपकी जिम्मेवारी है। हम ये कह के एक तरफ मुंह नहीं कर सकते हैं कि हमने तो प्रेम विवाह किया है, अब हमारे समाज, हमारे माँ बाप, हमारे उनसे हमको क्या लेना देना, हम तो अपना जीवन जिएंगे। ये व्यक्तिगत भावना नहीं होनी चाहिए। और अक्सर ऐसा देखने में आया है कि युवा उम्र में जब बच्चे पढ़ते हैं कॉलेजेस में, उनकी उम्र 20 या 22 साल की होती है। ऐसी उम्र में वो अपने जीवन के प्रति जो निर्णय लेते हैं, बस ये बारी भावुकता में लिया गया निर्णय होता है। और आगे चल करके, चूंकि अब इंटरकास्ट मैरिज जब होती है और उनके बच्चों का भविष्य किस तरह का होता है, ये गंभीर मसला है। भारतीय संस्कृति के परिवेश में, जहां पर अपन सामाजिक मर्यादा में, विचारों में, रीति रिवाजों में बंधे हुए हैं, उनका बच्चों को, आने वाले जो कल के बच्चे हैं, जो कल के राष्ट्र के निर्माता हैं, उनका भविष्य क्या है, तो ये सारी चीजें बहुत लंबे समय तक प्रभावित करती है। क्योंकि अपना देश जो है गांव में बसा हुआ है, 80% लोग गांव में रहते हैं, और उस परिवेश से निकल करके जब वो बाहर शहरों में आते हैं तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि इनके माता पिता किस फैमिली से हैं, इनके रिश्ते कहाँ कहाँ हुए। आप अपना परिचय भी अपनी पत्नी के साथ आए, परिचय भी हाँ, दे मैं दें अपनी कृपया। पत्नी के साथ आया हूँ। हमारा भी वैसे अजीबोगरीब है ना शादी हमारी। दर्शकों को बता दें। हाँ जी, जब ये पहली बार मेरे यहाँ दिखवाने के लिए इनके पिता मेरे यहाँ लाए, तब इनकी उम्र शायद 16 साल रही, ये बताती हैं। क्योंकि लड़कियां वैसे अपनी उम्र कम बताती हैं, तो मैं थोड़ा गलत फहमी का शिकार हो गया। तो बहुत मोटी थी, अब तो बहुत दुबली दिख रही हैं ये। तो इन्होंने मुझसे कहा कि भाई मेरी उम्र जो है 16 साल है, कानूनन 16 साल में शादी हो नहीं सकती। तो मैंने इनकी कद काठी देख करके सोचा झूठ बोल रही हैं, और काफी मैंने भी, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे, मैं 50 मिनट बोला और 5 मिनट बोली। मैं ऐसा नहीं कहूंगा, क्योंकि वाकई में ये बात सच है कि अगर हम बैलगाड़ी के 2 पहिए हैं, एक पहिया अगर साथ नहीं देगा, समन्वय करके नहीं चल पाएगा, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी।
अगर हमें इस बैलगाड़ी को ठीक से चलाना है तो एक दूसरे को समन्वय के साथ समझ के चलना होगा। धन्यवाद हरीश जी। इसी संदर्भ में सौंदर्य विशेषज्ञ श्रीमती उषा शर्मा भी कुछ पूछना चाहेंगे। मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि लव मैरिजेस कम सक्सेस होती हैं बनस्पत की अरेंज मैरिजेस के। देखिए, मैं जो इस बात पर अपनी बात कहना चाहूंगी, मेरा दृष्टिकोण ये है कि हम लोग एज अ सामाजिक तौर पर सभी लोग विवाह के अर्थ को भूल रहे हैं। हम लोग कहते ये अवश्य हैं कि विवाह एक धार्मिक संस्कार है। बोला हिंदू विवाह के लिए जो बचपन से हमें पढ़ाया जाता है, कहा यह जाता है कि ये हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है। लेकिन मेरी अनुभूति ये है, और जो एक लंबा समय से परिवार समस्या निदान केंद्र में काम करते हुए अनुभव है, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कहीं भी धार्मिक टच है नहीं, क्योंकि धर्म हम जानते ही नहीं है कि क्या है। लिहाजा हो ये रहा है कि जो हमारे विवाह का बेस है, जिसे हम धर्म बोलते हैं, उसी की जब हमें जानकारी नहीं है, इस पर अगला कदम तो लड़खड़ा रहा ही है। तो एज अ विवाह की संस्था आज की तारीख में मेरी अनुभूति के अनुसार लगभग लड़खड़ाहट पर चल रही है। तो जैसा भी आपने कहा कि विवाह, प्रेम विवाह क्यों नहीं चल पाते और क्यों नहीं चल पाते, तो उसके पीछे कारण ये ना कि आप जिस उद्देश्य को लेकर किसी कार्य को करेंगे, वो उद्देश्य वैसे ही पूरा होगा। बहुत संक्षेप में, क्योंकि यहाँ पे बहुत से प्रश्न होंगे, मैं एक बात कहूंगी। अभी और पहले के विवाहों में अंतर देखिए। पहले विवाह धार्मिक रीति से मुहूर्त में कई चीजों को देख के किए जाते थे। आज मुहूर्त का कोई महत्व नहीं है। फेरे का मुहूर्त आपको कार्ड में लिखा मिलेगा, गोधूली वेला, बारात उस समय नाच रही होगी और शादी होगी सुबह 4 बजे, मुहूर्त का अर्थ गया। तो अब दूसरी बात, विवाह का उद्देश्य आज की तारीख के विवाह समारोह में भाग लीजिए और पहले की कल्पना कीजिए, जहां पहले धार्मिक संस्कार, हवन या इन सब चीजों पे ध्यान था, अब आपका जो विशेष ध्यान है वो ये कि कौन शादी में अधिक से अधिक खोमचे लगाता है। यानी आज की तारीख में मुझे बड़ा आश्चर्य होता है शादी के समारोह में भाग लेने में। हाँ, बड़ा अजीब ताजुब लगता है कि जब मुझे ये गुब्बारे वाले और ये सब लोग जब शादी के समारोह में दिखते हैं, तो मुझे तो, मैंने अभी कुछ दिनों पहले कमेंट किया था कि मुझे लगता है कि अब कुछ दिनों बाद इन विवाह की पार्टियों में मैरी गो राउंड और इस टाइप के जो खिलौने हैं ना, ये भी शायद दिखेंगे। तो कहने का मेरा अर्थ ये है कि अब हमने शादी, इसका अर्थ क्या लिया कि हमने शादी की जो बेसिक भावना है विवाह की, उसके पीछे एक मनोरंजन कारण बना लिया। तो ठीक है, इसके परिणाम मनोरंजन कहूंगी। जोड़ना चाह रही है इसी संदर्भ में कि विवाह एक सामाजिक संस्था है या शारीरिक मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है या हमारा आर्थिक पद बढ़ाती है? मेरा ये कहना है कि धर्म तो खैर व्यक्ति के जीवन में सभी तरह से जुड़ा हुआ है, लेकिन हम विवाह को धार्मिक संस्था कह के विवाह को रूढ़िगत जो बातें होती है विवाह में, उसको धर्म न माने। धर्म कहते हैं धार्यते इति धर्मा, जिसको धारण किया जाए। अगर हमने निष्ठा पूर्वक विवाह की संस्था को धारण किया तो वो किसी भी तरह से संपन्न हुआ हो, सफल हो सकता है। अब बात ये रही, भारती जी के इस विचार से मैं सहमत हूँ कि जो आडंबर हमने अपना लिया है विवाह के अंदर, जितने आडंबर हम करते हैं, धर्म और आडंबर अलग अलग चीजें हैं। तीसरा जोड़ा जो हमारे साथ सबसे युवा जोड़ा, उनसे मुखातिब होना चाहूंगी। आरसी अग्रवाल साहब, मैं चाहूंगी आप अपनी कहानी अपनी जुबानी बयां करें दर्शकों के सामने। तो मैं तो इतना ही कहूंगा कि भाई बहू जो है वो बेटी, एक बेटी को हम विदा करते हैं, दूसरे की बेटी को हम कर लाते हैं। बहू को हम अपनी बेटी ही समझें, बस यही मतलब हमने अपना आदर्श रखा कि अगर जो कुछ हमारी बहू है हमारे घर में, उसके साथ हम वही व्यवहार करें जो हमारी बेटी को दूसरे के घर में मिलना चाहिए। वही हमने अपनी बहू के साथ व्यवहार रखा है। और दूसरे बात ये भी मैं कहूँगा कि मैं बहुत ही ज़्यादा दहेज विरोधी हूँ, और इस मामले में कोई ये समझे कि भाई हम इसलिए अपनी बहू को प्यार करते हैं कि भाई बहुत सारा धन लाई होगी या दहेज लाई होगी, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने तो बिल्कुल सिंपल विवाह किया, अपनी बेटियों के भी विवाह सिंपल किए, और कोई हमें। एक प्रश्न उठता है कि अगर संयुक्त परिवार की परंपरा नहीं होती तो जब विवाह में कहीं कोई विकृति, कहीं कोई परेशानी आती है, तो ऐसी अवस्था में कौन संभालता? डॉक्टर संजीव बहनावत। विद्या जी, जैसा आपने कहा कि संयुक्त परिवार आज के इन परिस्थितियों में धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, तो प्रश्न ये है कि जिस प्रकार का आधुनिक परिवेश हो गया है, उसमें
एकाकी परिवार में रहते हुए जिन तनावों से, जिन संतरास से हम जूझ रहे हैं, वो कुछ आर्थिक दबाव भी हो सकते हैं, उन सारी परिस्थितियों में हम इस वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। और इसी के साथ एक प्रश्न जो यहाँ मैं सोचता हूँ कि तीनों ही जो दंपत्ति यहाँ हैं सभी के लिए हो सकता है। सफलता की बात शुरू में की गई थी, मैं ये जानना चाहूँगा आप में से जो भी जवाब देना चाहें कि वो सफलता की कसौटियाँ आप किसे मानते हैं। क्या आप, चूंकि सभी विशेषकर दोनों जो युवा दंपत्ति हैं, आप सभी सर्विस में हैं, आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, तो क्या आपने अर्थ को जीवन का लक्ष्य मान करके ये माना कि साहब हमने सब कुछ प्राप्त कर लिया, या भौतिक सुविधाएं जो आपने जुटाई हैं उनको आपने सफलता का मानदंड मान लिया? मतलब सफलता या जिस प्रोफेशन में आप काम कर रहे हैं उसमें जो आपको संतुष्टि मिली, या ऐसे कौन से मानक आप निर्धारित करेंगे अपने दर्शकों के लिए कि साहब ये हमने कुछ विवाह के पहले सपने संजोए थे या इनको हमने सफलता का मानदंड माना था और आज 10, 12, 5, 7 साल जितने भी आपको हुए हैं उनमें हमने ये सब प्राप्त कर लिया और उस आधार पर हम हमारे इस पूरे जीवन को सफल मानते हैं। डॉक्टर राहुल अग्रवाल जवाब देना चाहते हैं। मेरा मानना है कि सफलता का मापदंड एक नहीं हो सकता। वो हो सकता है कि शादी से पहले आपका सफलता का मापदंड कुछ और रहा हो, आशाएं कुछ और रही हो, और शादी के बाद जब आप उस चीज के अंदर रहते हैं तब आपको तभी अनुभव होता है, और उस अनुभव के आधार पर आदमी अगर स्वयं विश्लेषण करे और उसका पत्नी साथ दे या आप पत्नी का साथ दो। मेरा सीधा प्रश्न है कि आप कुछ ऐसे कसौटियां बता सकते हैं कि ये इन कारण से मैं सफल मानता हूँ अपने जीवन में। जैसे आज मैं संयुक्त परिवार में रह रहा हूँ, माता पिता बुजुर्ग हैं, पत्नी भी कार पे जाती है, तो आपने जैसे कहा आर्थिक जो एक नीड है, पहले आज से 20 साल पहले बहुत कम लड़कियां घर से बाहर निकल के, आज आप देखते हैं स्कूटर पे भी लड़कियां घर से जाती हैं। तो वो जो कई बार जो माता पिता होते हैं अपनी स्वयं की बेटी के लिए तो मापदंड कुछ अलग तय करते हैं, और जो घर में बहू आती है उसके लिए मापदंड अलग तय करते हैं। तो वो तो फिर वही सफलता के मापदंड में भिन्नता आ जाती है कि बेटी तो ये जानना चाहता हूँ, करना चाहूंगी, वो तो हमें अपने अपने सुख और अपनी अपनी सफलताएं स्वयं तलाश करनी होंगी। सवाल ये कि अगर विवाह सफल हो तो कोई परेशानी नहीं हो, पर जब असफल होते हैं, विवाह टूटने की कगार पर पहुंचते हैं, तनाव उसमें उपस्थित होते हैं, इन जोड़ों से क्यों ना पूछे कि आप लोग झगड़ते हैं? हाँ, जब साथ रहेंगे तो यहाँ झगड़ना भी कई बार बड़ा अच्छा लगता है। पिछली बार लड़ाई कब हुई थी? हाँ, और जब लड़ाई होती तो झुकता कौन है पहले? वो तो सब सिचुएशन के हिसाब से होता है, उसमें ये तो सेट नहीं है कि मैं ही झुकूंगी या यही झुकेंगे। उसमें जब अगर वो रियलाइज कर लें कि हाँ मैं गलत था तो वो झुक जाएंगे, और मैं रियलाइज करूं कि मैंने गलत बात की थी तो मैं झुक जाऊंगी। तो उसमें कोई सेट पैटर्न तो है नहीं कि साहब जी वही पहले झुकेगा और ये मेरी जीत होगी या हार होगी, ऐसा कोई भावना लेके तो चलते नहीं है सब। अगर टू बी वेरी प्रिसाइज मैं आपको ये पूछूं कि आपको पता लगे शैलजा अपने किसी पुरुष मित्र के साथ दोस्ती बढ़ा रही है, तो आपका रिएक्शन क्या? अगर हम अपने आप को सफल मान रहे हैं, हो सकता है आज पुरुष को एक ज्यादा शक्की मिजाज की, अगर मैं उस बात को एडमिट करूं, ज्यादा एक शक्की मिजाजी कहा जा सकता है, पर आज हमारे बीच में इतना अच्छा समन्वय है तो मैं नहीं सोचता कि ऐसी कोई बात आएगी। जैसे अब ये डॉक्टर हैं तो अब बैठते ही हैं, मतलब मेल डॉक्टर्स भी होते हैं, बैठते हैं साथ, उनके कार्यक्रम भी होते हैं, तो उसमें ऐसा कभी मन में दुर्भावना ऐसी नहीं आती कि वो लेट हो गई या कहीं चली गई। तो डॉक्टर अमिशा शर्मा, ये लगता है कि ईर्ष्या, एकाधिकार या अनावश्यक प्रेम शायद विवाह को तोड़ने में काफी, मैं तो ये समझता हूँ कि विवाह तो एक संस्था है, परिवार उससे बड़ी संस्था है, और परिवार समाज का एक अंग है। अभी आपने सवाल पूछा भानावत जी ने कि सफलता की कुंजी क्या है, तो यदि हम ये देखें कि समाज ने परिवार बनाने और संयुक्त परिवार की एक परिभाषा थी वो बनाया, इसके बाद परिवार बना, इसके बाद केवल जोड़ा रह गया जिसे हम विवाह कहते हैं। आज जो बात कर रहे हैं आप, सीमित बात कर रहे हैं जिसमें केवल विवाह एक उद्देश्य की बात है। आपने जो पूछा कि उसमें जो अभी आपने बताया कि आपको कैसा लगेगा, स्पर्धा होगी या नहीं होगी, ईर्ष्या होगी या नहीं होगी, मुझे लगता है कि हर मनुष्य के बारे में, चाहे पुरुष हो चाहे महिला, उनमें जो वैवाहिक संबंध बन गए और कहीं भी उनमें वो जो उनके अनुसार जो उन्होंने एक उपग्रह या अनुदान बना रखा है उसमें कहीं विपरीत आती है तो या तो बातचीत से समाधान करेंगे, और यदि समाधान नहीं करेंगे तो अपने मन में ही घुटते रहेंगे और चिंता के कारण एक
व्यवधान आ जाएगा जो परिवार को तोड़ भी सकता है, वो जोड़े को तोड़ सकता है। परिवार नहीं कह रहा हूं मैं, केवल जोड़े को तोड़ सकता है और उनमें बच्चों को और सारे परिवार को एक घातक प्रभाव हो सकता है। डॉक्टर पीयूष हमारे बीच में हैं, कुछ कहना चाहते हैं? क्या जो हमारी भारतीय संस्कृति पर पाश्चात्य संस्कृति का जो प्रभाव पड़ रहा है, केबल टीवी वगैरह सभी है और भी तरह से है, उसका कोई, और जो विवाहितर संबंध है उनका विवाह टूटने पर क्या कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हम विवाह के आदर्शों की तो बहुत बात कर रहे हैं, लेकिन जीवन के यथार्थ को कहीं छोड़ रहे हैं। मैं ये मानता हूं कि विवाह की संस्था सार्वभौमिक है, सार्वकालिक है, सभी समाजों में पाई गई है और पश्चिम के समाजों में भी है, लेकिन इसके स्वरूप अलग अलग हैं। कहीं पर अरेंज्ड मैरिज है तो कहीं लव मैरिज है, कहीं पर एक से अधिक विवाह भी संभव हो जाते हैं पत्नियों से, और ऐसे भी समाज हैं जहाँ की एक नारी एक से अधिक पुरुष से विवाह करती है। प्रश्न ये कि क्या उस समाज ने उसको स्वीकार किया है। ऐसी ट्राइबल सोसाइटीज हैं जहाँ विवाह के पश्चात पति पत्नी के घर रहना जाता है, उसे मैट्रियार्कल सोसाइटी कहते हैं, वो समाज ने स्वीकार कर लिया है। प्रश्न है कि हमारे परिवर्तित परिवेश में क्या हो रहा है। भारतीय संस्कृति की कहीं निरंतरता है, लेकिन कहीं परिवर्तन भी आए हैं। हम ये नहीं कह सकते कि जो हमारे बाप दादाओं के साथ होता था वो हमारे साथ भी हो रहा है। मुझे ये लग रहा है कि पढ़े लिखे लोगों में और विशेषकर उन दंपतियों में जो कि दोनों कार्य कर रहे हैं, उनमें अधिक इच्छा ये रहती है कि कंपेनियनशिप अधिक हो, और अगर उन्हें कंपेनियनशिप की अधिक आवश्यकता है तो स्वाभाविक रूप से माता पिता उनके लिए गौण हो जाएंगे, क्योंकि जो भी वे फोर्सेस, वे फैक्टर्स जो कि मेरी कंपेनियनशिप में बाधक हैं, वे गौण हो जाएंगे और मेरी कंपेनियनशिप महत्वपूर्ण हो जाएगी। तो यह एक यथार्थ है जो कि हमें स्वीकार करना पड़ेगा। और अगर माता पिता अधिक इंटरफेयर करते हैं तो स्वाभाविक रूप से तनाव आएंगे कि पति पत्नी बाहर घूमने चाहते हैं और सास कह रही है कि तुम मेरे लिए खाना बनाओ और मुझे पहले खाना खिलाओ। अब ये सारी चीजें यथार्थ के रूप में देखी जा रही हैं। अब होता कुछ ऐसा है कि विवाह हमारे जीवन का इतना इंटीमेट अंग है कि शायद हम उसके बारे में बहुत खुल करके, विशेषकर हमारे सामाजिक परिवेश में चर्चा करने में घबराते हैं या संकोच करते हैं। मैं ये स्वीकार नहीं करता कि हमारे विवाह टूट रहे हैं। मैं ये भी नहीं मानता कि, मुझे अब भी लगता है कि विवाह और परिवार हमारी संस्कृति के सबसे सबल और सबसे सशक्त संस्थाएं आज भी हैं। डॉक्टर सिंह जी, विवाह एक सामाजिक संस्था है, एक सार्वभौमिक और सार्वलौकिक संस्था है, अभी आपने जैसे हमें बताया। तो मुझे ये बताइए कि फिर क्या कारण है वे जिसके कारण पाश्चात्य जगत में, पाश्चात्य देश में विवाह टूटते हैं, लेकिन भारतीय देश में और जो ईस्टर्न कंट्रीज हैं वहां विवाह नहीं टूटते? इसका कारण बहुत स्पष्ट है संभोज जी। हमारी जो मूल संस्कृति के स्वरूप है उसमें हमने व्यक्तिवाद को वह महत्व नहीं दिया जो कि पाश्चात्य देश में है। हमारे पश्चिम के अंदर 8 साल का लड़का, 9 साल का लड़का स्वयं अखबार बेच के कमाता है और अपने स्कूल और कॉलेज की फीस देता है। हमारे यहाँ पर माता पिता खप जाते हैं, लड़की के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं, लड़के को पढ़ाने के लिए कर्ज लेकर के भी इंजीनियरिंग और मेडिकल पढ़ाते हैं। ये अंतर है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि कलेक्टिविटी या दूसरों के प्रति अधिक महत्व, ये हमारी संस्कृति का आज भी महत्वपूर्ण आयाम है। परिवार हमारे लिए अधिक महत्वपूर्ण है, स्वयं को हम कम महत्वपूर्ण मानते हैं। अगर मुझे अपनी सफलता, पत्नी को पति की सफलता में अपनी सफलता दिखती है, वो एक आइडेंटिफिकेशन है। संभवत पश्चिम हमारे लिए कभी भी मॉडल नहीं रहा, कृपया उसे बनाए भी नहीं। डॉक्टर ज्ञान कपूर हमारे बीच में है, राजभवन में आप लाइब्रेरियन के पद पर काम कर रहे हैं। डॉक्टर ज्ञान, मैं ये पूछना चाहूंगी कि लड़का और लड़की आज के भारत के परिवेश में भिन्न परिस्थितियों में भिन्न शिक्षा के क्षेत्र से आते हैं और विवाह सूत्र में बंधते हैं, तो क्या इसमें विवाह को स्थायी बनाने में या प्रसन्न या खुशहाल विवाह बनाने में यह जरूरी नहीं है कि उनका परिवार के अन्य सदस्यों से भी एक सामंजस्य हो और गहरा विश्वास आपस में हो, तभी शायद परिवार सफल रह सकते हों? मैं विशेषज्ञों से ये जानना चाहूंगी कि आपसी सामंजस्य और गहन विश्वास कहाँ तक विवाह को सफल बनाते हैं। जब हम अरेंज मैरिज की बात करते हैं तो हम सब तरह की स्थिति को देखते हैं कि उसके माँ बाप कैसे हैं, उसके भाई, साथ में रहने वाला परिवार कैसा है, व्यवहार कैसा है, उसके मित्र कैसे हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि एक आपसी समझ, क्या उस लड़की की जो नए घर में जाएगी, सबसे अधिक एडजस्टमेंट लड़की को करना पड़ता है। जब लड़की, ये अलग बात है कि मातृसत्तात्मक परिवारों में दूसरी तरह से होता है, पर वो भारत में बहुत कम है।
तो उस समय ये लड़की के माँ बाप विशेष रूप से ये देखते हैं कि क्या हमारी लड़की के जो संस्कार, जो आस्थाएं, जो व्यवस्था उसके मन में है, उसके अनुसार वो उसमें एडजस्ट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, और दूसरे लोग क्या उसका ध्यान रखेंगे। आवश्यकता इस बात की है कि हम एक दूसरे के प्रति कितना ध्यान रखते हैं और किस तरह से उस परिवार के जिम्मेवारियों को निभाते हैं। यहाँ एक बात मैं और कहना चाहूँगी, पाश्चात्य परिवारों की बात की और हम एक साधारणीकरण कर देते हैं कि पाश्चात्य जगत में तो सारे विवाह जो है, अधिकतर विवाह सफल नहीं होते हैं। ये मैं मानती हूँ कि पाश्चात्य देशों में बहुत अधिक डिवोर्स होते हैं हमारे अनुपात में, लेकिन पाश्चात्य जगत में भी, विशेषकर जर्मनी में, मैंने बहुत सफल दंपतियों को देखा है जो एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। तो हम देखते हैं, इस बात के लिए नहीं कहें कि सब विवाह। ये समझ नहीं आता कि विवाह जब भी असफल होते हैं, उसकी पीड़ा, उसके सारे दुष्परिणाम औरत को क्यों भोगने पड़ते हैं। उसको अलग अलग तमगे, तलाकशुदा, परित्यक्ता, अकेली औरत या फिर विधवा दे दिए जाते हैं, और उसका सारा जीवन, नारकीय जीवन भोगने के लिए वो बाध्य हो जाती है। मैं देख रही हूँ शिप्रा और आभा दोनों कुछ कहना चाह रही हूँ। आभा जी, मैं थोड़ा टॉपिक से ज़रा डेविएट ज़रूर होंगी, लेकिन प्रोफेसर सिंघवी से मैं एक क्वेश्चन बहुत ज़रूरी पूछना पसंद करूँगी। अभी आपने कहा कि सोसाइटी में जो एक्सेप्टेड है वो चीज़, जैसे धर्म है, विवाह, तो वो चीज़ एक्सेप्टेड है, लेकिन ये चीज़ें कभी क्लियर नहीं की जाती कि धर्म क्या है। ये चीज़ ना कभी पेरेंट्स एक्सप्लेन करते कि इसका मीनिंग क्या है एक्चुअल। और एक और एक्सेप्टेड जो मैं शुरू से देखती आई हूँ, जो दादा दादी और मम्मी पापा में भी हमेशा वो मेल फीमेल डोमिनेशन, मेल डोमिनेट करता है और फीमेल हमेशा सप्रेस्ड होती है। ये चीज़ एक्सेप्टेड है सोसाइटी में, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? हमें यही चीज़ें फॉलो करनी चाहिए? मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे समाज में बहुत सारी ऐसे मूल्य हैं और मानदंड हैं जो कि चले आ रहे हैं, लेकिन मैं ये नहीं मानता हूँ कि उसमें परिवर्तन नहीं आए हैं। परिवर्तन जितने अपेक्षित हैं संदर्भ में वो नहीं आए होंगे। विवाह केवल व्यक्तिगत पत्नी और पुरुष का ही संबंध नहीं है, उसके अनेक आयाम हैं। बच्चे भी हैं, सास भी है, ससुर भी है, लेकिन इतना अवश्य मैं मानता हूँ कि आज के संदर्भ में कंपेनियनशिप का एस्पेक्ट बहुत डोमिनेट हो गया है। और अगर मैं पिता हूँ, मैंने अपने बच्चे से कहा कि अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद हो, किसी भी जाति की हो, धर्म की हो, तुम्हें स्वतंत्रता है, तुम शादी कर लो। यही बात मैंने अपनी पुत्री को कही। तो इतना मुझे भी परिवर्तन होना पड़ेगा, अपने आप को परिवर्तित करना पड़ेगा। तो परिवर्तन केवल हम अपने आप को करें और माता पिता दादा दादी नहीं करें, यह संभव नहीं है। परिवर्तन की व्याख्या में सभी लोग बाग आते हैं। जहाँ हम एक और बात करते हैं कि नई पीढ़ी जो है फ्रीडम ज़्यादा चाहती है, जैसा कि भानुमा साहब ने भी बात कही कि एक और वो फ्रीडम को भी मेंटेन करना चाहते हैं और दूसरी ओर पारिवारिक दायित्वों को भी वो का निर्वहन भी अच्छी तरह करना चाहते हैं। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये दोनों बातें, सामंजस्य नई पीढ़ी इन दोनों बातों में कैसे बिठाए? भारती चतुर्वेदी जी। देखिए, दोनों चीजें एक दूसरे की विरोधी नहीं है अगर हम समझे तो, क्योंकि कहाँ आप ये बात पाते हैं कि पारिवारिक दायित्व को पूरा करते हुए हमारी स्वाधीनता में या स्वतंत्रता में कमी आती है? देखिए, आफ्टर मैरिज की बिल्कुल आती है। हम लोग भले ही हिपोक्रेट्स, मैं कहती हूँ कि हिपोक्रेट्स है आज की जो हमारी एल्डर जो पीढ़ी है, वो एक और तो कहेगी कि हम अपनी बहू को बेटी की तरह मानते हैं, लेकिन वाकई में ऐसा होता नहीं है। मैंने भी कई परिवार देखे हैं, लेकिन अगर आपकी फ्रेंड का बर्थडे है तो आप घर के काम छोड़कर आप नहीं जा सकते, जाने नहीं देंगे आपको, क्योंकि आपकी प्रायोरिटी, वो समझते कि बहू की प्रायोरिटी है कि वो बच्चे को संभाले, अपने पति को संभाले। मेरे कहने का शिप्रा जी यही है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम एंड यूज ऑफ द प्रायोरिटीज, द क्वेश्चन ऑफ द प्रायोरिटीज देयर। मेरे कहने का अर्थ है कि अगर बहू ये तय कर ले कि मेरी प्रायोरिटी एक पारिवारिक सुख है, तो मैं ये नहीं कहती कि उसकी स्वच्छंदता या स्वाधीनता में कमी होगी। क्यों ना भारती जी, इस प्रश्न को हम डॉक्टर रामेश्वर शर्मा से पूछें। मैं देना चाहती हूँ कि ये प्रश्न ये समझ लें, ये कह रही हैं कि वह स्वतंत्रता में सबसे अधिक बाधा नारी को आती है, एकोमोडेट उसको करना पड़ता है। अगर बच्चे को रखना है तो नारी रखेगी, पति घूमने चला जाएगा, पति सोशल कॉल पे चला जाएगा। तो इस संबंध में इनका प्रश्न है कि उससे स्वतंत्रता वह क्यों नहीं दी जाती, या पुरुष वह भागीदारी क्यों नहीं करता घर के काम में, वह भी बच्चों को संभाले, वो भी खाना बनाए और समान रूप से भागीदारी। डॉक्टर शर्मा को मैं कुछ कहना। नहीं, मैं ये सोच रहा था कि ये जो द्वंद्व उठ गया है
वैसे तो आप स्वाधीनता चाहते ही हैं, जानना भी चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। ये केवल परिवार में जब आप रहते हैं और जहां माता पिता साथ रहते हैं तब ये प्रश्न उठता है। जब एकल जोड़े रहते हैं तो प्रश्न है ही नहीं, तो आपस में ही बात चर्चा करके निर्णय लेंगे। और जहां रहते हैं तो वहां तो आपको ये विचार करना ही पड़ेगा कि आज की जो अभी आपने पूछा था सवाल कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी का जो इन्फ्लुएंस है, मेरे कलीग जो मेडिकल कॉलेज के इंटर्न है उन्होंने पूछा था, बड़ा प्रभावी प्रश्न है और मेरे लिए चिंता का विषय है कि आजकल का जैसा नारी का दिखाया जाता है दिग्दर्शन, दूरदर्शन पे किया जाता है, पत्रिकाओं में किया जाता है, इसका जो आपके विवाह और संबंधों में जो परिवर्तन आता है, आज जो महिलाएं कामकाजी हैं, आज जो महिलाएं व्यवसाय में लगी हुई हैं, आज जो स्वतंत्रता के लिए वो कह रही हैं, मैं स्वतंत्रता दोनों को ही चाहिए, पुरुष को भी चाहिए, महिला को भी चाहिए, लेकिन चर्चा हो रही है महिलाओं की स्वतंत्रता की। इसलिए मैं समझता हूं कि ये जो आज का व्यवसायीकरण जो चला आ रहा है, इसमें आपको जरूर संस्कार देखने पड़ेंगे। और मैं तो समझता हूं इसका कुप्रभाव इस तरह पड़ता जा रहा है कि विघटन का एक कारण स्वतंत्रता को बढ़ाकर करना, परिवार को गौण करना, अपनी आवश्यकताओं को आगे बढ़ाना, ये तमाम समस्याएं जो आती जा रही हैं, या आधुनिकता की बात है या पाश्चात्यकरण की बात है, या मेरे कलीग जो मेडिकल कॉलेज के इंटर्न है उन्होंने पूछा था, बड़ा प्रभावी प्रश्न है और मेरे लिए चिंता का विषय है कि आजकल का जैसा नारी का दिखाया जाता है दिग्दर्शन, दूरदर्शन पे किया जाता है, पत्रिकाओं में किया जाता है, इसका जो आपके विवाह और संबंधों में जो परिवर्तन आता है, आज जो महिलाएं कामकाजी हैं, आज जो महिलाएं व्यवसाय में लगी हुई हैं, आज जो स्वतंत्रता के लिए वो कह रही हैं, मैं स्वतंत्रता दोनों को ही चाहिए, पुरुष को भी चाहिए, महिला को भी चाहिए, लेकिन चर्चा हो रही है महिलाओं की स्वतंत्रता की। इसलिए मैं समझता हूं कि ये जो आज का व्यवसायीकरण जो चला आ रहा है, इसमें आपको जरूर संस्कार देखने पड़ेंगे। और मैं तो समझता हूं इसका कुप्रभाव इस तरह पड़ता जा रहा है कि विघटन का एक कारण स्वतंत्रता को बढ़ाकर करना, परिवार को गौण करना, अपनी आवश्यकताओं को आगे बढ़ाना, ये तमाम समस्याएं जो आती जा रही हैं, या आधुनिकता की बात है या पाश्चात्यकरण की बात है, या आपके जो दूरदर्शन या इनके प्रभाव है, ये नहीं कह सकता, लेकिन ये विचारणीय बात है कि इसमें परिवर्तन कैसे लाए हम और मूल्यों को कैसे बनाए। इस बात को सहर्ष स्वीकार करते हैं कि कामकाजी औरत या सशक्त होती हुई औरत सचमुच एक चुनौती भरी औरत आपको दिखाई देती है। दोस्तों, मैं परिचय कराना चाहूंगी, दर्शक दीर्घा में बैठी हैं निर्मला भट्ट जी, जो सोशल वेलफेयर विभाग में काम करती हैं। निर्मला जी का बहुत अल्पायु में विवाह हुआ, 13 वर्ष की, और 1 वर्ष बाद ही आप विधवा हो गई, और उसके बाद आप समझ सकते हैं कितनी मुश्किलों भरा जीवन आपने बिताया होगा। निर्मला जी, यहाँ बात विवाहों की हो रही है, प्रेम विवाह की हो रही है, और मैं उस विवाह की बात कर रही हूँ, एक बाल विवाह। बाल विवाह आज भी होते हैं, पर जिस तरह का बाल विवाह मेरा हुआ 13 वर्ष की उम्र में, और 14 और 14.5 वर्ष की उम्र में मैं विधवा हो गई। ऐसी स्थिति में आप सोच सकते हैं कि उस लड़की का क्या हश्र होगा, उसका पहाड़ सा जीवन क्या होगा। उस लड़की को अभी कुछ बहानी नहीं है, संसार क्या है, किस तरह से करना चाहिए। फिर भी यदि मनुष्य दृढ़ प्रतिज्ञ रहे और उसमें कुछ करने की इच्छा हो, तो निश्चित रूप से संघर्षों के माध्यम से वह आगे बढ़ सकती है। इसी तरह से मैंने भी सिर्फ कक्षा 5 और ग्रामीण क्षेत्र की थी, पर मैंने हिम्मत करके कक्षा 10 की परीक्षा दे करके, और लोग आप आश्चर्य करेंगे कि प्रेम विवाह के लिए लड़के लड़की भागते हैं, पर मैं नौकरी करने के लिए अपने घर से भागी और हाहाकार मच गया मेरे लिए। तालाब कुएं ढूंढे गए। ये कौन से सन की बात है? ये 59 की बात है जी। बहुत लंबा समय हुआ है। इसके बाद मैंने नौकरी की है। नौकरी करने के बाद में मैं इतनी दृढ़ प्रतिज्ञ रही कि मैं भी समाज को दिखा दूंगी कि बिना पुरुष के भी एक औरत अपने आप के व्यक्तित्व को, अपने जीवन को आगे बढ़ा सकती है। और इसी संदर्भ में मैं काम भी समाज कल्याण विभाग में करती हूँ, और क्षेत्र भी मुझे ऐसा ही मिला है, क्योंकि मैं पीड़ित हूँ, मुझे पता है कि दुख दर्द क्या होता है। तो मैं निश्चित रूप से दूसरे पीड़ित लोगों की या पीड़ित महिलाएं खास करके, और जो खास करके विधवाएं हैं, उनके प्रति मेरी निश्चित रूप से सहानुभूति रहती है। तो मैं इस संबंध में यही कहना चाहूंगी कि
आज के युग में अब तो समय काफी परिवर्तन हुआ है, पर निश्चित रूप से यदि इस तरह की बाल विधवाएं हो जाती हैं तो उसको भी समाज में स्थान मिलना चाहिए, उसका पुनर्विवाह होना चाहिए ताकि वो अपने जीवन की गाड़ी को अच्छी तरह से चला अब सके। अपनी इस ताकत और शक्ति को बटोरे रखें। एक और बहन दरबार स्कूल के हमारे बीच हैं और कुछ मुश्किलें उन्होंने भी अपने जीवन में सही हैं, तो चाहूंगी वो अपना परिचय दें और अपनी बात कहें। भारत में हमेशा ही नारी को त्याग, सहनशीलता की मूर्ति माना गया है और इसका बार बार उदाहरण भी दिया जाता है, जबकि आज के आर्थिक युग में हर एक पुरुष की ये चाह बढ़ने लगी है कि उसके भी एक कामकाजी महिला पत्नी के रूप में आए और उसको भी आर्थिक युग में कुछ सक्षम होने में मदद मिले। लेकिन दूसरी तरफ जो है उसकी मानसिकता बदली नहीं है, वो ही उसमें अहंकार और वो ही उसमें पत्नी से सारी अपेक्षाएं। तो ऐसी स्थिति में जब पत्नी त्याग करती रहती है, सहन करती रहती है और पुरुष अपनी मानसिकता नहीं बदलता है, तो कब तक वो त्याग और सहनशीलता की मूर्ति बनी रहे। और उसके बाद अगर उससे सहन नहीं हो पा रहा है तो उसको क्या कदम उठाना चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि विवाह को बचाए रखने की पूरी जिम्मेदारी औरत की। प्रोफेसर सिंह जी। नहीं, मैं तो ये मानता हूँ कि जिस तरह की नारी से अपेक्षाएं की जाती हैं वो समाज के द्वारा एक गढ़ी गई व्यवस्था के माध्यम से किया गया है। नारी में त्याग हो और पुरुष में नहीं हो, मैं इसको स्वीकार नहीं करता। मेरे दृष्टिकोण से वे गुण पुरुष में भी होने चाहिए, नारी में भी होने चाहिए। और इसलिए मैं कहता हूँ कि सफलता का अर्थ यह नहीं है कि नारी सारा एडजस्टमेंट करे और हम उसको सफल माने। ये तो बहुत आसान है कि मैं कहता हूँ तू बात मान ले, वो बात मान लेती है, विरोध नहीं करती है। वह सफलता नहीं है। सफलता का सही अर्थ यह है कि ऐसी साझेदारी है पुरुष और महिला में जहाँ की दोनों का बराबर का स्तर है और दोनों को अपनी क्षमताओं की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, जिसमें दोनों एक दूसरे के सुख दुख के बराबर साझेदार हैं। और जहाँ पर ऐसा लगता है कि नारी की प्रताड़ना हो रही है तो मैं तो ये कहूँगा कि नारी को भी उसका प्रतिरोध करना चाहिए और पुरुष को भी प्रतिरोध करना चाहिए। और मेरे दृष्टिकोण से अगर नारी पुरुष के सभी कार्यों को कर सकती है तो पुरुष को भी घर के अंदर उन सभी कार्यों को करने के लिए तत्पर होना चाहिए जो कि नारी करती रही है। यह जो विभाजन हम करते हैं रोल का कि तू खाना बनाएगी और तू घर में रहेगी और मेरा स्फीयर पब्लिक है, मैं बाहर जाऊंगा, तो पावर तो सारा पब्लिक स्फीयर में है, तो घर के अंदर तो कुछ पावर ही नहीं है। तो हम रिलेशनशिप ऑफ डोमिनेशन को तोड़ें और बराबरी के संबंधों के आधार पर अपने विवाह और अपने परिवार की स्थापना और उसके सामंजस्य को बनाए रखें। यह मेरा स्वरूप है विवाह और परिवार का। सत्यम संस्थान के संबोध कुछ कहना चाहते। देखिए, जो मंच पर दो उपस्थित महिला विशेषज्ञ हैं, ये सवाल मेरा सीधा उनके लिए है। पवन जी, मुझे आप ये बताइए कि जब विवाह टूटते हैं तो उसका सारा दारोमदार, सारा दोष केवल पुरुषों के ऊपर ही क्यों आरोपित किया जाता है? जब विवाह टूटते हैं तो उस पर भागीदारी सास की भी होती है, बहू की भी होती है, भाभीियों की भी होती है, नंदों की भी होती है। तो ये कहना कि हम एक पुरुष प्रधान समाज में या मेल डोमिनेंट सोसाइटी में रह रहे हैं, कहाँ तक सही है? क्या आपको नहीं लगता कि महिलाएं भी बराबर की जिम्मेदार है इस चीज में? ये हर केस के विषय में भिन्न होगा। अधिकतर ऐसा लगता है, अधिकतर जो केसेस आते हैं उसमें जो शोषण की प्रक्रिया होती है, और जैसा प्रोफेसर सिंघी ने भी कहा, वो प्रक्रिया उसी से प्रारंभ होती है कि हमने कुछ मानदंड समाज में अपना लिए, जिसमें हमने ये मान लिया कि महिलाओं के ये गुण तो होने ही चाहिए और पुरुष के क्या गुण होने चाहिए। तो इसीलिए बार बार मैं भी यही कहूँगी कि हम जो कंपेनियनशिप, साथीपना की भावना को हम इस युग में बढ़ावा देंगे, तभी सफल जीवन के एहसास को पाएंगे। अगर ये एहसास नहीं होता है, शोषण कोई भी करे, ये मैं कह रही हूँ, हम रुवा की ओर से, राजस्थान यूनिवर्सिटी वीमेंस एसोसिएशन की ओर से परिवार परामर्श केंद्र भी चलाते हैं, जिसकी मैं आजकल कन्वीनर हूँ। तो शोषण कोई भी करे, चाहे स्त्री करे या पुरुष करे, हमारा ये मानना है वो दोषी है। कोई भी शोषण करता है तो वो दोषी है। अब केस विशेष में जो भी व्यक्ति आता है वो अपनी समस्या को रखता है, तो ऐसा नहीं है। कभी कभी केसेस ऐसे बहुत कम आए हमारे पास जिसमें हमको ये लगा समाज में ऐसी व्यवस्था है, शोषण अधिक नारी का होता है, ये तो मानना होगा। लेकिन कुछ केसेस हमारे पास ऐसे भी आए जिसमें हमको ये लगा कि
महिला का दोष अधिक है, वह हमने उनको भी समझाया। तो ये आपके मन से इस धारणा को भी आप हटा दीजिए कि हर बार पुरुष को ही दोषी समझा जाए। नहीं नहीं पवन जी कुछ मेरे मैं थोड़ा सा विचार भिन्न रखता हूँ आपके विचार से। दोष पुरुष का ही है और इसको मैं कैसे समझाऊंगा, इसको समझिए आप। मैं आभारी नहीं, सत्य है ये। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप सास के दिमाग का निर्माण किसने किया? पुरुष ने। ननद के मन में किसने भाव भरा कि दहेज आना चाहिए? पुरुष ने। लाभ किसको हो रहा है? पुरुष ने। तो मेरा ये कहना है कि नारी की मानसिकता का निर्माण करने वाला पुरुष है और फिर हम कहते हैं कि नारी नारी का शोषण करती है। भाई गढ़ा हमने, आप देखिए जो इमेजिनेशन भी करती है नारी, उस इमेजिनेशन का भी निर्माण करने वाला अंततः पुरुष होता है। आप सारी भाषा देख लीजिए, जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता रमते हैं, बड़ा अच्छा लगता है सुनने में। लेकिन फिर ऐसा क्यों नहीं होता? न तो देवता दिखते हैं और न नारी की पूजा होती है। तो हम ऐसे माध्यम बनाते हैं जिसके आधार पर हम एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट करें, ऐसा भ्रम क्रिएट करें कि तू मातृत्व को हम प्रतिष्ठित करें, काली की पूजा करें, सरस्वती को देवी बनाएं और हमारे घर में इंपीरिकल लेवल पर, यथार्थ के लेवल पर कुछ और हो। तो मेरा ये कहना है कि हमने ऐसे इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया, ऐसे साधनों का उपयोग किया जिसके माध्यम से उस छलावे को परपिचुएट कर सकें और नारी के मन में यह भाव पैदा कर सकें कि हम तो उनका बहुत ध्यान रखते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि वीमेन के प्रति वायलेंस बहुत अधिक है, रेप अधिक होते हैं, अन्य प्रकार की जितनी भी कुरीतियां हैं वे भी हैं। सारी समस्या ये है कि हमने औरत को औरत नहीं समझा, इंसान नहीं समझा। कभी उसे देवी बनाया और कभी उसे दासी बना दिया। अगर हम उसे इंसान रहने दें और अपनी शक्तियों का और अपनी ऊर्जा का भरपूर उपयोग करने दें, उसमें सहयोग दें, तो शायद परेशानियां कम होंगी। आप कुछ कहना चाहते हैं? अभी आपने शोषण की बात कही, इस संबंध में मेरा एक प्रश्न है कि कभी कभी लेट एज में जब पुरुष की उम्र 50 या 60 वर्ष की होती है या स्त्री की उम्र भी इतनी होती है, तो दोनों में से पत्नी या पत्नी में से एक रह जाते, एक का स्वर्गवास हो जाता है। तो ऐसी स्टेज में आदमी जो कंपेनियनशिप की बड़ी उसको इच्छा होती है, घर में लड़के या लड़कियां सबकी शादीशुदा हो जाते हैं, वो अपने जीवन में मस्त हो जाते हैं और पुरुष जो है या स्त्री है वो बड़ी लोनली फील करती है। अब ऐसी स्टेज में अगर पुरुष दूसरा विवाह कर लेता है तो उसका कई दफे बड़ा विरोध होता है। अगर कोई स्त्री इस एज में विवाह कर लेती है तो उसका बड़ा विरोध होता है। आज की जो जीवन में लॉन्गिविटी को देखते हुए लोग 80-80, 90-90 साल तक जीते हैं, तो 20-25 साल तक एकाकी जीवन बिताना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये भी एक समस्या है दाम्पत्य जीवन की। इसके बारे में भी विचार होना आज की उसमें सभा में आवश्यक है और मैं डॉक्टर सिंघवी से विशेष रूप से निवेदन करूंगा, डॉक्टर शर्मा से भी निवेदन करूंगा कि इस पर प्रकाश डालें, इस आवश्यकता के बारे में। देखिए, आपने बहुत ही ऐसी बात बताई है जिसकी आज सभी लोग जो सोच कर रहे हैं, पाश्चात्य देशों में तो इसका सोच बहुत वर्षों से चल रहा है, क्योंकि उनकी दीर्घायु होती है और भारतवर्ष में भी अभी बढ़ती जा रही है। समस्या एकाकीपन की रहती है। बुढ़ापे में सबसे बड़ी समस्या यह है कि कोई सुनने वाला, बात करने वाला नहीं रहता। लेकिन समाज के मूल्य ऐसे बने हुए हैं, बच्चे ज्यादा उसके ऊपर कहते हैं, विरोध करते हैं कि पिताजी शादी क्यों कर रहे हैं। लेकिन इसी तरह माता की बात भी हो सकती है, अगर माता अकेली रह जाए तो वो भी शादी कर सकती है। तो केवल आप पिता की चिंता मत करिए, माता को भी उतनी आवश्यकता रहती है। और ये जो बातें हैं, केवल हमने समाज में ऐसा एक दृष्टिकोण बना लिया कि इसकी आवश्यकता नहीं, और ये विरोध मानते हैं, समाज में ऐसा किया जाता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब इसमें परिवर्तन आ रहा है और इसके और आने की आवश्यकता है, और मुझे तो विश्वास है कि ये परिवर्तन जैसे आएगा वैसे ही पति पत्नी का जो संबंध है उसको आप पति पत्नी कहिए उस उम्र में, या साथी कहिए। आपने कहा कंपेनियनशिप, वो पति पत्नी के रूप में भी रहना चाहे तो कोई गतिरोध नहीं है। अंत में कहना चाहता हूं, यदि पत्नी पति नहीं होकर भी और केवल कंपेनियनशिप भी रखें, वो भी एक बहुत अनिवार्यता है। और आज जैसे जैसे परिवर्तन आएगा और जैसे शहरीकरण होता जाएगा, गांव में तो आज एकाकीपन इतना नहीं रहता, क्योंकि समाज में वो अकेला परिवार में नहीं है, संयुक्त परिवार है, गांव उसके साथ है। शहरों में एकाकीपन ज्यादा है, क्योंकि बगल वाले से भी नहीं मिल सकता, वो मिलने भी नहीं जा सकता। किसी परिवार में जाए तो अकेला नहीं जाएगा, अगर महिला है तो और भी दिक्कत है,
इन सब को देखते हुए इसकी आवश्यकता आपने सही रखी। लेकिन एक मेरा प्रश्न है, कहना चाहूंगा इसमें, नहीं डॉक्टर साहब, एक मिनट, मेरे एक संबंधी ने शादी की तो उसके लड़के और लड़कियों ने इसका तीव्र विरोध किया। देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ अभी समाज में इस चीज को स्वीकार नहीं किया जा रहा है। व्यक्तिगत स्तर पर निर्णय लेने पड़ेंगे, क्योंकि विवाह के संबंध में कोई एक साधारणीकरण नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि कंपेनियनशिप की आवश्यकता एक तो किशोरावस्था में जब आप युवक हैं, और कंपेनियनशिप की आवश्यकता जबकि आप वृद्ध हैं, दोनों में अंतर करना चाहिए। अगर अब मुझे कोई कहे कि आप क्या चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि मैं समाज से जुड़ना चाहता हूँ, मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जिससे मुझे यश मिले, क्रिएटिविटी को मैं उभारना चाहता हूँ, तो हमारे दृष्टिकोण भी बदल जाते हैं। और उस दृष्टिकोण से अगर वृद्धावस्था में कोई अकेला रह गया तो हमारे समाज में ऐसे अनेक कार्य हैं जहाँ उससे आनंद की अनुभूति होगी, उसे रिकॉग्निशन मिलेगा, युवक उसकी सेवा करने के लिए तैयार रहेंगे। अगर मुझे कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो कि युवकों को संभालने के लिए, उनको उनके प्रति निष्ठा के साथ काम करने के लिए तैयार है, तो मैं देखता हूँ यंग पीपल बहुत उनकी श्रद्धापूर्वक उनके लिए कुछ काम करने के लिए तैयार हैं। एक और चिकित्सक बंधु कुछ जोड़ना चाहता हूं। जी, मेरा मानना है कि कंपेनियनशिप बहुत जरूरी है आदमी की लॉन्गेविटी के लिए। और जैसे अब कॉमर्शलाइजेशन हो रहा है, अपन तो भारत में बैठे हैं, मैंने पढ़ा था शायद जापान में होते तो इनकी समस्या का समाधान हो जाता। वहाँ एक संस्था है जो पर आवर के हिसाब से, जो पर डॉलर जो लेती है $50, डिपेंडिंग आपको किस तरह की कंपेनियनशिप चाहिए, फैमिली एटमॉस्फेयर चाहिए, तो वो आपके लिए उस तरह का फैमिली एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करते हैं एंड दे चार्ज फॉर दैट। और उससे उन लोगों का अनुभव हुआ, संस्था ने अपना व्यापार बढ़ाया है कि जिन लोगों से फीडबैक लिया है कि उन्होंने चाहे हफ्ते में 2 दिन ही वो पैसा देके वो घर का एटमॉस्फेयर, डिफरेंट एज ग्रुप लाके, क्योंकि उनको वो है एकाकन ऐसा महसूस होता है कि मेरे साथ खाने वाला कोई नहीं है, घर खाने को दौड़ता है, तो वो उस तरह का माहौल क्रिएट करते थे। पैसे लेते हैं पर वो उसको सुख प्रदान करते हैं। विद्या जी, मेरा ये मानना है कि समाधान संस्कृति के अनुरूप होने चाहिए। हमारे देश के सांस्कृतिक परिवेश में विडंबना है डॉक्टर साहब कि एक तरफ हम वृद्ध आश्रम खोल रहे हैं, ओल्ड एज होम्स खोल रहे हैं, और दूसरी तरफ घरों में हम वो हमारे यहाँ फिट नहीं बैठते हैं। इस प्रदेश के अंदर ओल्ड एज होम आप खोलेंगे तो वो नहीं चलेंगे, इसलिए नहीं चलेंगे। वृद्ध की बात कर रहे हैं अपन थोड़ा डिबेट होगा, जैसा अभी बात हुई थी कि आज जो है पुरुष जो है सपोज अकेला होता है या उसका डाइवोर्स हो जाता है तो तुरंत शादी कर लेता है। नहीं, इनका जो कहना है वो इस लिहाज से वो शायद भावनात्मक रूप से अपना कंपेनियनशिप चाहते हैं। आखिर में सुश्री भारती चतुर्वेदी इस पे रिफ्लेक्ट करें, डांडे सब क्षमा करें। अंत में मैं भारती जी से बात करने और फिर हम किसी और बिंदुओं पर आते हैं। देखिए, जहाँ तक प्रश्न उठा इस बात का, कंपेनियनशिप का, तो जहाँ तक सैद्धांतिक रूप से तो मैं इसको गलत नहीं मानती कि आदमी अगर कंपेनियनशिप चाहता है तो ऐसी जो महिलाएं हैं जो भी इस एज ग्रुप में आ गई हैं उन्हें भी तो एक कंपनी की जरूरत है। तो जहां दोनों एज ग्रुप बराबर हैं और उनको दोनों को अपने एक दूसरे के कंपेनियन की आवश्यकता है, तो दोनों की एक दूसरे की कंपेनियनशिप मिलनी चाहिए, क्योंकि ये समस्या पुरुषों की भी और महिलाओं की भी है। तो यहाँ तक तो एक सवाल हुआ, तो सैद्धांतिक रूप से मैं इसे उचित भी मानती हूँ और आज के दृष्टिकोण से भी इसे नहीं, ये नहीं, मेरे कहने का मतलब है ऐसी ओल्ड एज में लेडी कंपनी नहीं, वो नहीं, ये उन्होंने नहीं कहा है, उन्होंने ये कहा है। क्यों? सवाल ये नहीं है, सवाल है अक्सर ऐसा होता है कि 20-20 वर्ष की आयु का फर्क होता है और आप शादी में बन जाते हैं, तो क्या वो उचित है? बेमेल विवाह को तो मैं बिल्कुल पसंद नहीं करूंगी। देखिए, बिल्कुल नहीं, ओल्ड एज में ओल्ड एज कंपेनियन को चुनिए, कोई आवश्यक बेमेल विवाह को मैं कभी स्वीकृति नहीं दूंगी। और नहीं, लेकिन जहां मैं बात कहना चाह रही थी, मैं एक बात और कहना चाह रही थी, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के दिल इसमें उलझ गए हैं और इस बिंदु को विद्या जी खासतौर से डांडिया साहब इसमें व्यक्तिगत रुचि ले रहे हैं, इस बिंदु को यही छोड़े भारती और आगे बढ़े। हाँ, एक छोटा सा प्रश्न है कि ये सवाल केवल मात्र एक ओल्ड एज के साथ क्यों जोड़ते हैं? आज की तारीख में तो बहुत बड़ी संख्या अविवाहित महिलाओं की भी है, तो क्या उन्हें कंपेनियनशिप नहीं चाहिए? इसलिए मैं यहाँ इस प्रश्न को महत्वपूर्ण देना चाह रही थी कि इसे ओल्ड एज से मत जोड़िए। कंपेनियनशिप इज अ क्वेश्चन ऑफ द फीलिंग। एक जगह हम विमेन लिबरेशन की बात कर रहे हैं, दूसरी जगह हम बात कर रहे हैं एक जॉइंट फैमिलीज की। क्या आप समझते हैं कि दोनों एक दूसरे के साथ चल सकते हैं? सवाल जो आपने उठाया है बहुत महत्वपूर्ण है और ये वास्तविकता आपने रखी कि हिपोक्रेसी में कहेंगे कि परिवार रखिए, और मुझे बहुत समाजशास्त्री ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे ऐसा हो सकता है। लेकिन वास्तविकता की यदि आप देखेंगे और जहां आप अपने एक जो आपने बताया कि युगल जोड़ा बन गया और संयुक्त परिवार में दोनों व्यवसायी हैं, दोनों कामकाजी हैं, उसमें जो अपेक्षा है परिवार की उससे वो मेल नहीं खाता है, तो मुझे लगता है
कि ये कहने की बात रह गई कि परिवार बन सकता है और परिवार की व्यवस्था में एकला परिवार रह सकता है, संयुक्त परिवार की बड़ी दिक्कतें हैं और वास्तव में देखने की आवश्यकता है। अच्छा, इसमें मैं एक चीज ऐड और एक सोचना ये है कि देखिए, अगर हम ये मान के चलते हैं कि हम जो कहते हैं और जो करते हैं उससे बहुत भेद है, तो ये सब पर लागू होता है। ये किसकी कथनी और करनी का भेद न तो डॉक्टरों का एकाधिकार है और न समाजशास्त्रियों का है। ये तो पूरा समाज ही किसी न किसी स्तर पर एक इंस्टीट्यूशनलाइज हिपोक्रेसी है। केवल प्रश्न लॉजिक का है। मैं कहता हूं कि अगर हम संयुक्त परिवार में रहें या अगर हस्बैंड और वाइफ एक कपल के रूप में एक दूसरे को फ्रीडम दे सकते हैं, तो हम परिवार में रह करके एक दूसरे को फ्रीडम क्यों नहीं दे सकते? फ्रीडम का मतलब क्या? लाइसेंस? शुड आई डू व्हाट आई वांट? या फ्रीडम के साथ कोई रेस्ट्रिक्शन भी होंगे? अगर मेरा लड़का फ्रीडम चाहता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो जो चाहे सो करे, और इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जो चाहे सो करूं। हर फ्रीडम के पीछे कोई नॉर्म होते हैं, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। 21वीं शताब्दी की ओर जाते हुए मैं समाज को यही कहना चाहूंगी कि पुरुष या महिला दोनों विवाह में समानता के स्तर पे ही आगे बढ़ें और एक दूसरे के बातों का इज्जत करें, सम्मान करें, तभी विवाह सफल हो सकते हैं। लेकिन सम्मान आपने बहुत संजीव कुछ जोड़ रहे हैं, डॉक्टर संजीव भानावत। ये बात सही है कि जीवन रूपी गाड़ी चलाने के लिए जब तक पारस्परिक समन्वय, एक आपस में जैसे अंडरस्टैंडिंग की बात प्रोफेसर सिंघी साहब ने की, डॉक्टर शर्मा साहब ने की, जब तक वो नहीं आ पाएगा तब तक हम किसी भी प्रकार की विवाह संस्था की सफलता की कल्पना भी शायद नहीं कर पाएंगे। चाहे आप 21वीं शताब्दी पर दस्तक दें, चाहे कहीं भी आगे बढ़े, दुनिया तेजी से बढ़ती जाएगी और मेरे ख्याल से शताब्दी की आप बात करें वही दिन रात सब होंगे। आवश्यकता यह है अपनी इस मानसिकता में हम परिवर्तन लाएं। और ये भी मैं कहना चाहूँगा, जैसे अभी बात की हमारे विशेषज्ञों ने, कि पश्चिम के जो मूल्य हैं वो हम नहीं अपना सकते। और एक चीज़ और इस बात पर जोड़ना चाहूँगा कि हमारे जिन संबंधों की बात की, विद्या जी ने भी कहा, चाचा, मौसी, ताऊ, ताई, ये सब, तो मुझे लगता है कि हमारी संस्कृति में जो ये रिश्ते बने हैं ये भी बड़े गहरे हैं। जब हम पश्चिम की बात करते हैं वहाँ सब कानूनी रूप से है, वहाँ सिस्टर इन लॉ है, ब्रदर इन लॉ है, मदर इन लॉ है, तो वहाँ वो जीवन की संवेदनाएं उन शब्दों के माध्यम से कम से कम नहीं झलकती हैं। जबकि हमारे यहाँ इस प्रकार के रिश्तों में जो विविधता है और उनको यदि उसके उस मर्म को हम समझ पाते हैं तो निश्चित रूप से जिस विवाह संस्था या उस बदलते परिवेश की हम बात करते हैं उसकी सफलता असंदिग्ध है। बिल्कुल अंत में हम चर्चा के आ गए हैं और संजीव भानावत के इसी अंतिम वक्तव्य के साथ कि अब समन्वय, समझौता, पारस्परिकता, और ये पारस्परिकता रिश्तों की हो सकती है, ये पारस्परिकता आधुनिकता और परंपरा की हो सकती है, आपसी रिश्तों की हो सकती है, परिवार और समाज के बीच में हो सकती है, नर नारी संबंधों की हो सकती है। तो जब तक, और अहंकारों के बीच में भी एक पारस्परिकता और एक प्रेम का भाव जब तक उसमें नहीं जागेगा, तो जब तक पारस्परिकता को हम समझते हैं, समन्वय को हम सूत्र के रूप में पकड़ते हैं, कोई वजह नहीं कि विवाह सफल नहीं हो पाएंगे। तो अंत में सभी दर्शकों के एक लंबे और मंगलमय वैवाहिक जीवन की कामना करते हुए मैं यहाँ उपस्थित सभी विशेषज्ञों का, युगल जोड़ों का और अपने आदरणीय दर्शकों का अभिवादन और धन्यवाद करते हुए आप सबसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।